साथियों, आदिवासियों के संबंध में हमारे इकबाल साहब जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने काफी विस्तार से आप लोगों के सामने बातें रखी। मैं इस संबंध में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बात कहना चाहता हूं जो सही तरीके से आप लोगों को बात समझ में आ जाए। वो सही तरीके की बात क्या है? वो सही तरीके की बात ये है, तमाम लोग ऐसा कहते हैं कि आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन करके कोई अलग धर्म जो है वो चुन लिया है, ऐसा बोलते हैं। तो ये ठीक से समझना होगा कि आदिवासियों के रेफरेंस में हम ये कह सकते हैं कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। जब उसका कोई धर्म ही नहीं है तो उन्होंने अपना पुराना धर्म छोड़कर नया धर्म स्वीकार किया, धर्म परिवर्तन किया। ऐसा हम लोग धर्म परिवर्तन का मामला उसके साथ नहीं जोड़ सकते। आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया ऐसा नहीं कह सकते। आदिवासियों का अगर कोई धर्म होता तो हम कह सकते कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने कोई धर्म स्वीकार किया। धर्म परिवर्तन करना और धर्म स्वीकार करना, जिसका कोई धर्म नहीं है, अगर वो कोई धर्म और कबूल करते हैं तो कह सकते हैं कि वो धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो कोई धर्म है नहीं। तो ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये भ्रांति है, और बहुत सारे लोग ये भ्रांति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। ये भी हम लोगों को ठीक से जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात मैंने आपके सामने कही। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस देश में जो आदिवासी लोग हैं, वो आदिवासी लोग जो हजारों सालों से इस देश में निवास कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में अन्याय और अत्याचार आजादी मिलने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा। और उस अत्याचार का स्वरूप ये है कि आदिवासियों का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में दूसरे लोगों के द्वारा जब इंक्रोचमेंट होता है तो उनकी जमीनों पर कब्जा किया जाता है, उनके भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा किया जाता है। उनको संविधान के द्वारा जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया हुआ है, जिसके तहत सारे देश भर में मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर आदिवासी लोग चुनकर जाते हैं, बहुत सारे देश के विधानसभाओं में एमएलए चुनकर जाते हैं, उन लोगों को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, उनको विधानसभाओं में बोलने नहीं दिया जाता। वो एमएलए चुनकर गए, संविधान ने उनको अधिकार दिया, वो सांसद बनकर गए हैं, संविधान ने उनको अधिकार दिया। मगर इस देश में जो पॉलिटिकल पार्टियां जो अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है, वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, वो पार्टियां उन लोगों को संसद में बोलने नहीं देती।
तो ये संवैधानिक अधिकारों के विरोध में आजाद भारत में आदिवासियों के ऊपर सबसे बड़ा अत्याचार है कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बोलने नहीं दिया जाता। उनको बोलने के लिए ही संसद में आदिवासी लोग भेजते हैं कि उनका दुख दर्द जो है वो संसद में जाकर बताए, प्रधानमंत्री को बताए, राष्ट्रपति को बताए, देश को चलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों को बताने का काम करे, मगर उनको संसद में बोलने ही नहीं दिया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा अत्याचार है जो आदिवासियों के ऊपर किया जाता है, किया जा रहा है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। हमारे लोगों को राइट और फंडामेंटल राइट का फर्क समझ में नहीं आता। हमारे लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है कि संवैधानिक अधिकार में और मौलिक और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। तो आर्टिकल 19 जो संविधान ने हमें संगठन बनाने के लिए, हमारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए, सभा सम्मेलन करने के लिए, इकट्ठा आने के लिए, आंदोलन करने के लिए, ये संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट के तहत मिला हुआ अधिकार होने के बावजूद भी और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करने के लिए अनुमति संविधान में देने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस के लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी। पुलिस के पास ऐसा कोई पावर नहीं। आर्टिकल 19 के विरोध में जाकर जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो डिनाय करने का पुलिस के पास कोई पावर नहीं। हम कोई हिंसा करने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हो रहे, हथियार लेकर इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से सारे देश भर में मैं कार्यक्रम करता हूं। हरियाणा की सरकार ने मुझे कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दिया था। हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा को बनाने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। तो आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में था, तो नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर 4.5 लाख लोगों का मैं मोर्चा लेकर गया। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, तुम्हारे बाप का राज नहीं है, तुम्हारा कोई निजी अधिकार नहीं है। ये संविधान का दिया हुआ अधिकार है और हम कह सकते हैं हमारे बाप का दिया हुआ है। ये किसी के बाप का दिया हुआ अधिकार नहीं है। तो जब ये बात हरियाणा की सरकार ने डिनाई किया तो हमने जो आरएसएस के पैदा किए भाजपा के लोग हैं, तो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में 4.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गया। तो 4.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गया तो पुलिस कमिश्नर मेरे पास आए। मुझे पुलिस कमिश्नर के पास नहीं जाना पड़ा, पुलिस कमिश्नर ही मेरे पास आए और पुलिस कमिश्नर ने मुझे ये कहा कि आपके लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि आपके लोग हम पुलिस वालों की बात नहीं सुन रहे। तो मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा आपकी सुनने के लिए मैंने लोगों को तैयार किया क्या? मेरी सुनने के लिए तैयार किया।
आपकी सुनने के लिए नहीं तैयार किया। आपका भ्रम हो गया कमिश्नर साहब, आपका भ्रम हो गया। हमने ये आंदोलन 32 राज्यों में और 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांव में फैला हुआ है। और 2030 तक ये 6 लाख गांव में हम लोग पहुंचा देंगे। और फिर 6 लाख गांव का आंदोलन होगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन चलाया था ना, अंग्रेज अन्याय करते थे तो अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी ने सारे देश को तैयार किया था। तो फिर अंग्रेजों ने, गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में चले जाओ का आंदोलन चलाया था कि अब चले जाओ। तो हम लोग सारे देश भर में 6 लाख गांव का आंदोलन, ज्यादा नहीं, 2030 तक खड़ा हो जाएगा। ज्यादा दूर नहीं है, 2030 चल रहा है। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, अभी मेरी उम्र 66 साल की है। 48 साल से इतना विशाल आंदोलन खड़ा किया और इतना विशाल आंदोलन, विशाल संगठन खड़ा किया। अब केवल 7-8 साल की बात है, 2030 तक 6 लाख गांव में पहुंच जाएगा और 6 लाख गांव का आंदोलन होगा। कानून और संविधान के दायरे में रहकर, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। भाजपा वाले हमको अधिकार नहीं दे रहे, कांग्रेस वाले हमको अधिकार नहीं दे रहे, वो लोग हमको अधिकार नहीं दे रहे। संविधान ने हमें अधिकार दिया। हम अपनी संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे और संगठित शक्ति का निर्माण करके जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वो सारे के सारे हम लेंगे, अपने बलबूते पर, अपने संगठन की शक्ति के आधार पर पूरा लेंगे। ज्यादा समय नहीं, अभी 2030 तक। ये बात मैं पुलिस वालों को भी बता रहा हूं, ये बात मैं पुलिस वालों को भी बता रहा हूं। ये बात केवल आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, पुलिस वालों को भी बता रहा हूं। अभी 2024 में चुनाव है और तमाम अपोजिशन पार्टी के लोग बीजेपी को परास्त करने के लिए मेरे पास आ रहे, बड़े बड़े लोग मेरे पास आ रहे। जिन लोगों को पुलिस वाले नमस्कार करते हैं वो लोग मेरे पास आ रहे। अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, होने के बाद सरकार बदल जाएगी तो पुलिस वालों को मुझे भी नमस्कार करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखो। लोकतंत्र में 5 साल में देश का एक बार चुनाव होता है, विधानसभा में साल भर चुनाव चलते रहते हैं देश भर में, और जिनके पास सत्ता होती है वो बदलते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। जो सत्ता में है वो बदलकर सत्ता के बाहर हो जाते हैं, जो सत्ता के बाहर है वो सत्ता में आ जाते हैं। ये लोकतंत्र है, ये ध्यान रखो। पुलिस वालों को ये ध्यान रखना चाहिए। ये परिवर्तन लोकतंत्र में होता रहता है, ये ध्यान रखना चाहिए। और हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं जो संविधान के विरोध में है। हमारे संगठन में ये मेरा लिखित आदेश है, कानून और संविधान के विरोध में जाकर हमारे संगठन में कोई कार्य नहीं कर सकता। जिसने ऐसा किया मैं उसको निकाल देता हूं, मैं उसको रखता नहीं हूं।
जब संविधान ने सारा का सारा अधिकार हमें दिया हुआ है तो हमें संविधान के बाहर जाकर करने की क्या जरूरत है? कानून और संविधान के दायरे में रहकर करने से ही सारे के सारे अधिकार हमको मिलते हैं। बल्कि जो लोग कानून और संविधान के विरोध में जाकर काम करते हैं वो लोग जेल के अंदर होते हैं। तो कानून के दायरे में रहकर हम लोगों को सारे देश भर में काम करना है, ये मेरा आदेश है। तो इसलिए हम ऐसे किसी व्यक्ति को हमारे संगठन में नहीं रखते जो कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं करता है। दूसरी बात साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में ज्यादा समय नहीं है, आने वाले समय में हम लोग, मेरा एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, डेली है। 365 दिन के कार्यक्रम में मेरे डेली चलते हैं, सारे दिन में एक जगह नहीं रहता हूं। देशव्यापी संगठन है तो लाखों के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो इसलिए ये आने वाले समय में जो 2030 तक का हमने एजेंडा बनाया, मैं चुप कर नहीं रख रहा हूं, आपको बता रहा हूं। आपको क्यों बता रहा हूं? आप भी तमाम जिले से, तहसील से, ब्लॉक से, गांव से आए हैं, तो आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, महिलाओं को भी बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने गांव में जाकर इस आंदोलन का, इस संगठन का झंडा अपने गांव में गाड़ो। अगर आप इस देश में आजादी हासिल करना चाहते हो, 15 अगस्त 47 को उन लोगों को आजादी मिली, हमें नहीं। उन लोगों को आजादी मिली, हमें आजादी नहीं मिली है। हमें बोलने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। ये जो नेचुरल है, राइट है आदमी के बोलने का, इस संविधान में आर्टिकल 19 का, उसके लिए पुलिस के लोग हमें अपना कार्यक्रम करने देने के लिए हैरान करने वाली बात। संविधान के विरोध में जाकर काम करते हैं पुलिस वाले। मैं तो अपने लोगों को बर्दाश्त नहीं करता हूं जो संविधान के विरोध में काम करते हैं। मैं पुलिस वालों को भी संविधान के विरोध में काम करते हैं बर्दाश्त करने के तैयार नहीं हूं। जिन लोगों ने हमें यहाँ कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी, तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ में ज्यादा नहीं, केवल 72 घंटे के अंदर हाईकोर्ट में केस चला जाएगा। ज्यादा नहीं, 72 घंटे में पुलिस अथॉरिटी के खिलाफ में 72 घंटे। मेरे को किसी वकील को पैसा नहीं देना पड़ता, मैं वकील से ही चंदा लेता हूं। मैं वकील से ही चंदा लेता हूं। ये वकीलों को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मेरी केसेस लड़ने के लिए, मेरे को मुफ्त में लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं, जो हमारा वकीलों का भी ऑल इंडिया का संगठन है, वकीलों का भी ऑल इंडिया का संगठन है, तो मुझे पैसा वकीलों को नहीं देना पड़ता है। वकीलों को मैं टारगेट देता हूं कि आंदोलन के लिए इतना पैसा इकट्ठा करके दो, वकीलों से भी मैं लेता हूं। क्यों? मैं टाटा बिरला अंबानी से थोड़ी लेता हूं। जो लोग टाटा बिरला अंबानी से लेते हैं वो उनके गुलाम होंगे। हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपने लोगों से चंदा लेकर लड़ाई लड़ते हैं। अपने लोगों की लड़ाई अपने लोगों से चंदा लेकर लड़ते हैं। इसलिए हम लोगों की बात करते हैं, इसलिए हम अपने लोगों के लड़ाई के लिए मैदान में रहते हैं और किसी की नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते। आप लोगों को याद होगा कि अभी मैं आपके छत्तीसगढ़ में जगदलपुर गया था। जगदलपुर से आया तो जगदलपुर गया था तो देश के प्रधानमंत्री को भी डर लगता है। हमारा
कार्यक्रम घोषित हुआ और आरएसएस भाजपा के लोगों को मालूम हुआ कि मैं वहां आ रहा हूं, तो नरेंद्र मोदी को कहा कि ये वामन मेश्राम को हम नहीं रोक लगा सकते, तुम आओ। उसका कोई कार्यक्रम नहीं था। जगदलपुर में मेरा कार्यक्रम घोषित होने के बाद में क्यों डर लगता है? आप लोगों के साथ सहयोग और समर्थन से आंदोलन कर रहे हैं। टाटा, बिरला, अंबानी के साथ सहयोग समर्थन से नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ सहयोग समर्थन से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को डर लगता है। साथियों, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं आखिरी बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। 2024 में मोदी नहीं रहेंगे, ये हमने डिसाइड कर लिया। मोदी को रहने नहीं दे। जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो मेरे पीछे लगे हैं। मैंने उनको अपोजिशन पार्टी के लोगों को मैंने अभी हाँ नहीं कहा कि मैं उनको साथ दूं, वो मेरे पीछे लगे हुए। मैंने हाँ नहीं कहा, मगर आपको कह रहा हूं 2024 में मोदी को रहने मिलेंगे। मोदी को हटाएंगे। हमारे पास कितनी ताकत है मालूम? आपको थोड़ा बता दूं, हमारे पास कितनी ताकत है आपको बता देता हूं। अगर हम लोग चुनाव लड़े तो हमारा एक भी मेंबर पार्लियामेंट चुनकर नहीं आ सकता, इतनी हमारी ताकत। मेरे से ज्यादा कोई सच्चा बोलने वाला आदमी नहीं है। तो सच बोलता हूं, जितना बोलना जरूरी उतना ही सच। मगर मैं अपना कैंडिडेट जितवाने लायक नहीं हूं, हरवाने लायक। आप लोगों ने आधा सुना था, आधा अभी पूरा कर दिया। मैं एक भी एमपी जितवाने लायक, एक भी एमपी अपना जितवाने लायक नहीं हूं, मगर दूसरों के एमपी को हरवाने लायक हूं। मेरे पास बैलेंसिंग पावर है। मैं जिसके पलड़े में वजन डालूंगा वो चुन जाएगा। मेरा वजन जिस पलड़े में डालूंगा वो चुन जाएगा। और मेरा वजन अब किस पलड़े में रहेगा अभी मैंने घोषित नहीं किया, मगर मोदी के विरोध में रहेगा। ये घोषित कर देता हूं। मैंने इससे पहले नहीं किया ये घोषित, मगर मैं ये घोषित कर रहा हूं। सारे देश भर की हम लोग कम से कम 400 लोकसभा में हम लोग हरवाने की ताकत रखते हैं। ज्यादा नहीं, 543 में से 400 लोकसभा की सीटें है जहां हम लोग हरवाने की हमारे पास ताकत है। और पुलिस वालों को भी बोल रहा हूं, वो भी थोड़ा ध्यान रखे। उनको भविष्य में हमें नमस्कार करते वक्त शर्मिंदा ना होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, 2030 तक का मैंने आपको अल्टीमेटम दिया, तो आपको दोबारा ये बात कहकर समझाना चाहता हूं कि आप लोग अपने गांव में जाओ और अपने गांव में वापस जाने के बाद ये जो आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं उसका यूनिट, संगठन का यूनिट खड़ा करो और अपने आसपास के गांव, पड़ोस के गांवों को जाकर के इस संगठन का प्रचार प्रसार करो।
अपने पैसे से करो, क्योंकि हमको टाटा बिरला अंबानी से पैसा नहीं लेना है। अपनी बुद्धि, पैसा अपना, हुनर अपना, समय अपना, मेहनत अपनी, 5 साधन हमारे पास है। 5 साधन, बुद्धि अपनी, पैसा अपना, हुनर अपना, समय अपना और मेहनत अपनी। ये 5 साधन हमारे हैं। हमारे 5 साधन हैं। छोटे छोटे साधन बड़े पैमाने पर यूज करो। छोटे छोटे साधन बड़े पैमाने पर यूज करो। टाटा बिरला अंबानी के पास करोड़ों रुपया होंगे, हमारे पास करोड़ों लोग हैं। एक हमारा आदमी 1 रुपया खर्चा करे तो सारे देश भर में करोड़ रुपया खर्चा होता है। 1 घंटे का समय अगर हमारा कार्यकर्ता लगाए, करोड़ों घंटे हो जाते हैं। तो हमारी जो संख्या है, ये संख्या बल, जिसका उपयोग काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। आप लोगों को याद होगा, उत्तर प्रदेश में काशीराम जी ने इसे करके दिखाया। उस समय संगठन 567 जिलों में फैला हुआ नहीं था। 13 स्टेट में 140 जिलों में फैला हुआ था काशीराम जी के समय में। अभी ये संगठन 32 स्टेट में 567 जिलों में फैला हुआ है और बहुत जल्दी ये 6 लाख गांव का विशाल संगठन हो जाएगा। और 6 लाख गांव से हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, 6 लाख गांव पर रास्ते पर उतरेंगे। कानून और संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाएंगे। जो लोग हमारे संवैधानिक अधिकार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम लोग खत्म कर देंगे। वो ताकत हम खत्म कर देंगे। ज्यादा समय नहीं। और ये बात मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, ये मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं और मैं रिकॉर्ड में आप लोगों को वादा करता हूं। मैं कोई सरकारी आदमी नहीं हूं वादा करे और छोड़ दे। मैं संगठन का आदमी हूं और संगठन का वादा बोल रहा हूं, सरकार का नहीं, संगठन का वादा बोल रहा हूं। तो हम संगठित शक्ति का परिवर्तन करने के लिए उपयोग करेंगे, जो संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को अधिकार मिला है। और आप लोगों को अनुरोध करता हूं, गांव में जाकर इस संगठन शक्ति को अपने गांव में इसका झंडा गाड़ दो, तो आने वाले समय में जो चाहते हो जाएगा। आपको जो चाहिए हो जाएगा, अपने संगठन के बलबूते पर हो जाएगा। किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल मांगने के पक्ष में नहीं हूं, मैं मांगने का आदमी नहीं हूं। मांगने वालों को भिखारी कहा जाता है। हम लोग भिखारी नहीं है, मालिक है इस देश के और मालिक होकर साबित करेंगे। तो मांग कर नहीं, संगठित शक्ति के बल पर हासिल करेंगे। और वो संगठित शक्ति बहुत जल्दी हम लोग स्थापित करेंगे और उसके बलबूते पर ये सारी चीजें हासिल करेंगे। इस अभियान में, इस आंदोलन में आप सभी लोग हमारा साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके आभार, धन्यवाद।